नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है डेट 20 सितंबर। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम इस एपिसोड में विस्तार से देखेंगे। लेकिन उसके पहले इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, परिश्रम ही सफलता का दूसरा नाम है। यानी कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप सोचें कि बिना कुछ किए ही आपको आसानी से सफलता मिल जाती है तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पिछले अभ्यास प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा पिछला प्रश्न था वो ये था कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया। आपके ऑप्शंस थे A5, B6, C7 और D8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी 7। एक बार हम देख लेते हैं ये जो 7 स्थल हैं वो कौन कौन से थे। तो पहला था डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र। दूसरा था सेंट मैरी द्वीप समूह, उडुपी कर्नाटक। तीसरा है मेघालयन युग की गुफाएं, पूर्वी खासी हिल्स मेघालय। चौथा है नागा हिल ओफियोलाइट किफिर नागालैंड। पांचवा एरामट्टी डिब्बालू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तिरुमाला हिल्स तिरुपति आंध्र प्रदेश। और अगला और अंतिम है वर्कला क्लिफ वर्कला केरल। अब इतना समझने के बाद हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। खबर है, एज इंडिया एंड कनाडा रीसेट टाइज, NSAs होल्ड टॉक्स ऑन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। यह आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है। ये न्यूज़ समझने के पहले एक बार हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 2023 में कनाडा ने निज्जर हत्या हुई थी, जिनका पूरा नाम था, खालिस्तानी कार्यकर्ता थे हरजीत सिंह निज्जर, जिनकी हत्या के मामले में भारतीय सरकारी अधिकारियों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। और यहीं से भारत और कनाडा दोनों के जो द्विपक्षीय संबंध थे उनके संबंधों में गंभीर तनाव देखने को मिला। परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों ने राजनयिक निष्कासन किया। दोनों देशों के बीच जो व्यापार को लेकर के वार्ता होती थी वो रुक गई, राजनीतिक अविश्वास पैदा हुआ। लेकिन इसी बीच जो एक अच्छी खबर थी वो ये थी कि इस साल 2025 में G7 अल्बर्टा में आयोजित किया गया था। अब वहां पे हुआ क्या कि वहां पे मोदी और कार्नी की मुलाकात हुई, जो कि माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की एक तरीके से पहल की जा रही है। लेकिन आज की जो हमारी खबर है वो ये है कि हाल ही में बैठक हुई। बैठक किसके किसके बीच हुई? भारत के NSA अजीत डोभाल और कनाडा के NSA नथाली ड्रोइन व उच्च स्तरीय सुरक्षा टीम के बीच इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बैठक हुई। और इस पे जिन जिन बिंदुओं पर फोकस किया गया उन सबको हम एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले यही था कि निज्जर मामले को वार्ता से दूर रखा गया, यानी कि इनकी जो भी वार्ता हुई, जो भी पूरा डिस्कशन हुआ, उसमें निर्जर मामला जो था उसकी बातचीत नहीं की गई, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। और ये जो है वो अब ट्रायल कोर्ट में ये मामला है। इसी के साथ आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना साझाकरण की भी बात कही गई है। और भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध, यानी कनाडा में वांछित खालिस्तानी कार्यकर्ता पर भारत ने जो प्रत्यर्पण अनुरोध किया था उस पर भी बात की गई है। अब ये हम समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रत्यर्पण अनुरोध होता क्या है। तो दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसपे एक देश जो है वो दूसरे देश के से किसी अभियुक्त या दोषी को जो है वो वापस मांगता है, जिससे उस पर केस चलाया जा सके या उसे सजा मिल सके। और यहाँ पर जो भारत ने कनाडा से प्रत्यर्पण अनुरोध किया है, यानी कि उन खास लोगों जो कि आपकी खालिस्तानी कार्यकर्ता जिन पर भारत में कानूनी केस चल रहा था या जिनकी गिरफ्तारी जरूरी है, उनको जो है कि भारत को सौंपने की अपील की है। इसी के साथ राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और हालिया खालिस्तानी धमकियां जो आ रही हैं उन पर भी चर्चा की गई। लेकिन इन सब के बीच जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि भारत का दृष्टिकोण भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो यही है कि सुरक्षा सहयोग मिलेगा, यानी खालिस्तानी उग्रवाद और ट्रांसनेशनल आतंक नेटवर्क पर जो है वो समन्वय होगा। रणनीतिक संतुलन होगा, यानी कि जो आपके पश्चिमी देश है उसमें भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू की अगर बात करें तो दोनों देशों में जब संबंध अच्छे होंगे तो व्यापार वार्ता जो कि जिस पर इन दोनों देशों ने रोक लगाई थी वो रुक गई थी, वो फिर से शुरू होगा। निवेश और प्रवासी भारतीयों से जुड़े हित देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। और जो आपकी अगली न्यूज़ है वो ये है, EU प्रपोज न्यू रसिया सैंक्शंस, इंडिया एंटाइटीज लाइकली टू बी पार्ट ऑफ लिस्ट।
तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो अब समझ लेते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो हम इसके पृष्ठभूमि पर ही नजर डाल लेते हैं। आप सभी को पता है 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो किसी न किसी वजह से युद्ध जो है वो जारी ही रहा है, और इसी को देखते हुए यूरोपीय संघ जो था वो अब तक 18 प्रतिबंध पैकेज लागू कर चुका है। और यहाँ पर जो यूरोपीय संघ है उसने अब अपना 19वां पैकेज जो है कि वो लागू प्रस्तावित किया है, जो कि सितंबर 2025 तक लागू हो सकता है। इसमें जो है कि यूरोपीय संघ ने कुछ बातें कही है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। तो एक बार हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तकनीकी प्रतिबंध। रूस की एआई और भूस्थानिक डेटा तकनीक तक पहुंच सीमित, यानी कि रूस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भूस्थानिक डेटा तकनीक तक जो पहुंच है उसको सीमित करने की बात कही गई है। हथियार निर्माण यानी हथियार बनाने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संसाधन है अब उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसी के साथ चीन और भारत सहित जो तीसरे देश की आपूर्ति है उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। और अगर वहीं हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो जनवरी 2027 से जो है वो रूसी एलएनजी आयात पर भी पूर्ण प्रतिबंध करने की बात कही गई है, यानी कि जो रूस जो है वो एलएनजी आयात करता था उस पर जनवरी 2027 तक पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरोपीय संघ की जो देश है उसने हाल के वर्ष में जो रूसी तेल की अपने आयात थे उसमें काफी कमी ला दी है, उसको पहले से काफी घटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो रूस से कुछ अन्य वस्तुओं का व्यापार करता था, जिसमें कि आपका शामिल था लोहा और इस्पात, उर्वरक और निकेल, इनका जो है वो आयात अभी भी करता था। वहीं अगर अन्य प्रावधान की बात करें तो रूस के छाया बेड़े यानी शैडो फ्लीट के 118 जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। इसके अलावा इसमें रूस के बैंक और जो तीसरे पक्ष हैं उन पर भी लेन देन प्रतिबंध पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है पेट्रोल शिप अदम्या कमीशन एट ओडिशास पारादीप पोर्ट। ये जो न्यूज है वो आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित है, तो इस न्यूज को भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो न्यूज ये है कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है अदम्य। अब अदम्य जो है वो अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती जहाजों की श्रृंखला में पहला है, सबसे पहला है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को जो है वो पारादीप बंदरगाह पर इसे जलावतरित किया गया। वहीं इसके निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। अगर इसमें स्वदेशी योगदान की बात करें तो 60% से अधिक इसमें जो है वो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। अगर इसके नियंत्रण की बात करें कि इसका नियंत्रण किसके पास होगा, तो इसका नियंत्रण जो है वो तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पूर्व के कमांडर के पास होगा, जो कि तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या 7 ओडिशा के कमांडर के द्वारा ही किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इसकी तकनीकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 51 मीटर लंबा है और इसका भार लगभग 320 टन है। चालक शक्ति की बात करें तो इसमें 2 डीजल इंजन है जो कि 3000 किलोवाट के हैं और इसकी अधिकतम गति जो है वो 28 नॉट्स है। अगर इसकी सहनशीलता की बात करें तो किफायती गति पर ये 1500 नॉटिकल मील जो है इसकी सहनशीलता है। चालक दल की बात करें तो इसमें 5 अधिकारी प्लस 34 कर्मी शामिल हैं। एक बार इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो ये पहला ऐसा आईसीजी जहाज है जिसमें स्वदेशी नियंत्रण पिच प्रोपेलर यानी सीपीपी और गियर बॉक्स लगाए गए हैं। इसके हथियारों में जो है वो 30 मिमी CRN 91 गन यानी बंदूक है और 12.7 मिलीमीटर रिमोट कंट्रोल मशीन गन है। इसी के साथ ही आधुनिक अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी इसमें शामिल है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ का सूरजपुर बाल विवाह उन्मूलन के लिए आदर्श बना। 75 पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित किए गए। तो ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा GS1 सोसाइटी और GS3 हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो आज की जो आपकी न्यूज़ है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अब एक बार ये न्यूज़ देख लेते हैं। तो स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है उसने सामाजिक सुधार और जन जागरूकता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कैसे कि जिले की कुल 75 ग्राम पंचायतों को आधिकारिक तौर पर अब बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो घोषणा है वो सूरजपुर जिला प्रशासन के द्वारा 17 सितंबर 2025 को अभियान के शुभारंभ और पोषण माह की शुरुआत के दौरान की गई थी।
और बात करें कि किस आधार पर इन्हें यह मान्यता दी गई है, तो ये जो जिला है उसमें पिछले 2 वर्षों में कोई भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं किया गया, इसलिए इसे उपलब्धि मिली है। और ये जो उपलब्धि है वो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के लिए काफी गौरव का पल है और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अब आगे बढ़ लेते हैं और इस न्यूज को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें पूरे समुदाय की भागीदारी देखने को मिलती है। महिला और बाल विकास विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों को इसमें जोड़ा था। ये लोग गांव-गांव में संवाद करते थे, बातचीत करते थे, जागरूकता अभियान चलाते थे और शिकायत मिलने पर उस जगह पर, उस स्थान पर त्वरित कार्यवाही करती थी। अगर किसी स्थान से उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर बाल विवाह कराया जा रहा है तो नई सामाजिक सोच की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। यहाँ के जो पेरेंट्स थे वो बेटियों के विवाह से ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने शिक्षा को दिया था। इस कारण भी ये उपलब्धि इस जिले को मिली है। अगर वहीं राज्यव्यापी प्रभाव की बात करें तो 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है वो बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की थी और इसी के तहत इस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस जिले की सफलता को देखते हुए अन्य जिलों में भी ये प्रक्रिया शुरू की जाने की बात कही गई है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ए बस्तर, बी सरगुजा, सी सूरजपुर, डी राजनांदगांव। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।